जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 12 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दी, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा 13। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक भैया, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है मां की उम्र पिता की उम्र से मां की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 5 वर्ष कम है। आगे आपसे कहता है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था। मां की वर्तमान उम्र बताइए। मां की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए आपसे कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? मां की जो उम्र है पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। जो मां की उम्र है पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, तो हम मान लेते हैं क्या, माना पिता की उम्र। अच्छा, जो यहां पर लिखा होता पिता की उम्र x वर्ष मान रहे हैं, ये इसका मतलब है पिता की वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। जो मैंने यहां लिखा पिता की उम्र, इसका मतलब पिता की वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। खाली पिता की यदि हम लिखते हैं पिता की वर्तमान उम्र लिखते हैं या खाली पिता की उम्र लिखते हैं, इसका मतलब ही होता है पिता की वर्तमान उम्र। तो माना पिता की उम्र x वर्ष है, तो बताइए मां की उम्र कितनी हो जाएगी? मां की उम्र, तो भैया जो मां की उम्र कितनी हो जाएगी? मां की जो उम्र है पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। मां की जो उम्र है पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। यदि मान लेते हैं पिता 50 वर्ष का है तो मां कितने की होगी? 45। कैसे पता चला? आपने 50 में से 45 को घटाया, सॉरी 50 में से 5 को घटाया तो 45 आया जाके। बात समझ पाए? समझ पा रहे हो? यानी कि x में से यदि हम 5 को घटा देंगे तो ये हमारी जो उम्र आएगी वह किसकी आ जाएगी? मां की उम्र जाएगी। आगे कंडीशन और है 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र निकाल लेते हैं, तो लिखोगे 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 10 वर्ष। x + 10 वर्ष हो जाएगी। सॉरी 10 वर्ष पूर्व कहा ना, तो माइनस, एक मिनट भैया, 10 वर्ष पूर्व का, तो पूर्व का मतलब पहले। जैसे यहां 10 वर्ष पूर्व दोनों की, पूर्व मतलब पहले दोनों की उम्र जो है, ठीक है। तो क्या इस समय x वर्ष का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? x - 10। जैसे मैं कहूं इस समय आप 25 वर्ष के हैं तो 10 साल पहले कितने के होंगे? तो आप कहेंगे सर 25 में से 10 को घटा देंगे 15 साल के होंगे। उसी प्रकार इस समय जो पिता है x वर्ष का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? x - 10 वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष पूर्व मां की उम्र, तो 10 वर्ष पूर्व मां की उम्र कितनी हो जाएगी? देखिए x - 5 तो इस समय है और 10 वर्ष पूर्व माइनस इसमें 10 कर दें, यानी कितना x ये वर्ष हो गया, ये इतना आया। देखिए यानी कि x - 5 और -5 -10 कितना? माइनस का 15 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार
प्रश्न आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का जो अनुपात 5:6, दोनों की उम्र का अनुपात 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का जो अनुपात है 5:6 है। 5:6 यानी कि मां की उम्र कितनी है, दोनों की उम्र का, तो पहले मां लिखा इसलिए मां की उम्र कितनी x - 15 और पिता की उम्र कितनी है x - 10। इन दोनों का जो अनुपात है 5:6, तो 5/6 अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 की मल्टीप्लाई x से करो 6x हो जाएगा, माइनस 15 छक्का 90 हो गया, बराबर 5x हो गया जाके, तो कितना -50 होगा जाके, -50। अब देखिए 6x ऐसे ही रहा, इसको उठाकर इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, -5x हो गए। भाई प्लस का है इधर लाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और देखिए माइनस का 90 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा, और माइनस का 50 अपनी जगह पर है। तो 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40। x की वैल्यू 40 वर्ष आई जाके। आपसे पूछा गया था माँ की वर्तमान उम्र, और माँ की जो उम्र कितनी x - 5 मानी, तो लिखना माँ की उम्र लिख लो, या माँ की वर्तमान उम्र, की वर्तमान उम्र। चाहो तो यहां लिख सकते हो पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, माँ की वर्तमान उम्र बराबर x - 5 वर्ष। यहां वर्तमान आप लिख सकते हैं, माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, देखिए x - 5, x की वैल्यू कितनी 40 और -5 वर्ष, यानी कितना हो गया 35 वर्ष। तो नीचे लिख लेना, अतः माँ की वर्तमान उम्र बराबर 35 वर्ष। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। चलिए नोट करिए। तो अच्छा प्रश्न है और आसान है, नोट करिए भैया फटाफट। नेक्स्ट आपसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसको रब कर दें। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे से समझ में आ रही तो दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए, ठीक है। संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। सेकंड सेमेस्टर वाले शेयर करने में थोड़ी कोताही करते हैं, तो संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए। सेकंड दोस्तों आपसे कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। आगे आपसे कहता है यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात की, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है। हो गया, रफ करें, ठीक है। देखिए अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हेक्टेयर का जिक्र किया गया है, तो मेन चीज में हेक्टेयर ही है, इसीलिए प्रश्न दिया गया। वैसे इसमें कोई दम नहीं, सिर्फ हेक्टेयर के चक्कर में प्रश्न दिया गया। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर, यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा याद कीजिए। तो आपको पता है मैदान जैसा आयताकार है, यानी कि एक भुजा दे रखी, यानी कि या एक भुजा दे रखी, यानी कि लंबाई दे रखी होगी या तो चौड़ाई दे रखी होगी, उसमें से एक चीज पूछी। तो दोस्तों क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताइए, क्या लिखोगे, दिया है आयताकार मैदान
का क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना 0.75 हेक्टेयर। अब देखिएगा इतना हो गया हेक्टेयर। आप जानते क्या, यहां लिखिएगा चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में भैया इतने वर्ग मीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए भुजा मीटर में, इसलिए इसको मीटर में चेंज करेंगे, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 0.75 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर ले तो 7 5 और 1 2 3 4 जीरो हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 7,500 वर्ग मीटर दोस्तों क्षेत्रफल आ गया। एक भुजा दिया है, एक भुजा आयताकार मैदान की एक भुजा बराबर कितनी दे रखी, या पूरा लिखा लिख सकते हो, आयताकार मैदान की एक भुजा बराबर कितनी 250 मीटर दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आयताकार मैदान की दूसरी भुजा, तो आयताकार मैदान की दूसरी भुजा, चाहो तो मान लो, माना लिख लो, माना आयताकार मैदान, यहाँ लिखा माना आयताकार मैदान की दूसरी भुजा बराबर x मीटर। तो देखिएगा ध्यान से, आप जानते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई कोई भी हो सकती है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। अब इसमें से जो भी लंबाई चौड़ाई, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई, ये तो हमें पता नहीं है ना, है कि नहीं। तो एक भुजा गुणे दूसरी भुजा हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, मैदान का क्षेत्रफल कितना 7500 है, एक भुजा आपकी कितनी 250 है, और दूसरी भुजा आपने x मानी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बटे 250, काट लीजिए, 0 से 0 गया, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 30, x की वैल्यू 30 मीटर आई। तो नीचे लिखना, अतः ये एक उसका है, पता चला इसके चक्कर में रहना, अतः आयताकार मैदान की दूसरी भुजा बराबर 30 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी कि ये लंबाई ही है। भाई चौड़ाई कम होगी ना, लंबाई ज़्यादा होगी, तो 30 मीटर आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। चलिए थर्ड देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तीसरा, एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 0.50 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 200 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ये भी अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। अगला देखिएगा भैया, इसको रब कर दें, बोलिए भैया। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ आपसे कह रहा है x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस का एक्स जेड।
एक्स जेड, एक्स वाई माइनस का एक्स जेड को सत्यापित कीजिए। ये भी आया हुआ प्रश्न है, को सत्यापित कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, और दिया है जहां प्रश्न में कह रहा है जहां x बराबर 2/3, ऐसा प्रश्न मैंने कराया है, y बराबर 5/2 और z बराबर -3/2, सेम टू सेम। देखिए कैसे हम सत्यापित करेंगे, इसको रब करें, बताइए। देखिएगा 1 हेक्टेयर में, ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। भैया आपसे कह रहा है कि ये जो दे रखा संबंध को सत्यापित कीजिए, यदि x, y और z की वैल्यू दे रखी है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास संबंध क्या है, या दिया है, मैं लिख लो, दिया है क्या, x बराबर 2/3, y बराबर 5/2 और z बराबर -3/2। अब सत्यापित करना है, तो भैया क्या करेंगे, x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस का एक्स जेड। अब हमें इसे सत्यापित करना है, तो इसका देखिए ये इधर वाला पार्ट हमारा LHS पार्ट कहलाता है और इधर वाला पार्ट हमारा RHS पार्ट कहलाता है। तो आप इसका LHS पार्ट नोट कर लें। LHS कितना, x इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। और जो x की वैल्यू देख के आप पुट करें, 2/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 5/2 और माइनस जेड की वैल्यू -3/2। तो देखिए दो ब्रैकेट एक तरीके के एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट को मझिलाएं लगा लेते हैं। तो 2/3 ऐसे रहा, इंटू लगा लिया, और देखिएगा 5/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया। तो देखिएगा 2/3 इंटू, यहाँ पर 2 जब एलसीएम लोगे तो 5 + 3 हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आता है, जब हमारे हर समान होते हैं तो उसके अंश जुड़ जाते हैं। तो 2/3 इंटू 5 3 8/4, काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो 2 दूना 4/3 आया। अब इसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब RHS भी 4/3 आएगा। देखिएगा कैसे, x माइनस वाई और x माइनस जेड, x इंटू वाई माइनस x माइनस x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड है। x की वैल्यू कितनी, 2/3 है, इंटू वाई की वैल्यू कितना, 5/2 है, माइनस x की वैल्यू 2/3 इंटू जेड की वैल्यू -3/2 हो गया। अब देखिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 है, तो सारा कट गया। तो बचा क्या, जाके यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर सिर्फ इधर 5/3 बचा जाके, और माइनस यहाँ कितना बचा जाके, इधर सारा कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, एक ही बचेगा। अच्छा तो इधर कुछ गड़बड़ बात चेक कीजिए, इधर तो आ रहा 8/3, इधर देखिए x की वैल्यू 2/3 है, इंटू वाई की वैल्यू 5/2 है, माइनस और z की वैल्यू -3/2 है। तो 2/3 सही है, इंटू 5/2 माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो गया। फिर 2 एलसीएम लिया तो 5 + 3 हो गया। अच्छा सॉरी यहाँ 4 लिख गया ना, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पान में 2 था तो ये ऊपर वाला कटेगा ही नहीं, ये 8 हो गया। तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 8/3 आएगा, 8/3 आया। देखिए यहाँ भी आप जब एलसीएम लेंगे 3, तो देखिएगा 5 और इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से भाग करेंगे 3 को, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, तो कितना आएगा कि 8/3। अब देखिएगा LHS को सॉल्व किया तब भी 8/3 आया, और RHS को सॉल्व किया तब भी 8/3 आया। इसके बाद आप इधर लिखिएगा, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, और लिख दो ब्रैकेट में बंद करके प्रूव्ड। क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है, ठीक, लिख
देखिएगा फोर्थ के बाद फिफ्थ। पांचवा प्रश्न आपसे कहता है, इसको रब करें, इसको रब कर दें भाई। चलिए इधर सेम यही रखते हैं, x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस का x प्लस जेड, वैल्यू हम चेंज कर देते हैं 5/7, ठीक है। y की वैल्यू है 6/5, z की वैल्यू है माइनस का 5/8। सारी वैल्यू मैंने अलग अलग दी। इसको ध्यान से और अच्छे से करिएगा और सिद्ध करके बताइएगा सिद्ध हो रहा है कि नहीं सिद्ध हो रहा, ठीक है। ये फिर नोट करिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, नोट करिए फटाफट। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रखो फिफ्थ के बाद 6, छठा प्रश्न। छठा आपसे कह रहा है क्या, दो त्रिभुज दो त्रिभुजों के सर्वांग सम, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको इसको देखने को दिए जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा है SAS, फिर SSA, फिर ASA, फिर SSS। आपको बतानी इसमें से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं। क्या कहना, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं। देखिए मैंने पहले ही आपको समझाया है, क्या दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, उसकी कितनी शर्तें होती है, उसकी कितनी कंडीशन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए 4 शर्तें होती हैं। दो त्रिभुज कांग्रुएंस कब होंगे, जब इसका कितनी कंडीशन 4 बताइए कौन कौन सी, SSS, SSS, फिर SAS, फिर ASA और क्या RHS। ये जब 4 कंडीशन होंगी, ये चारों कंडीशन होंगी, ये चारों कंडीशन यदि हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब किसी एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं, जब किसी एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के जब बराबर होती तब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरी कंडीशन में क्या, S का मतलब यहाँ पर भुजा, A का मतलब कोण है, H का मतलब संपूर्ण त्रिभुज में हाइपोटेनस, R का मतलब क्या, संपूर्ण त्रिभुज में, H का मतलब हाइपोटेनस कर्ण। इसका मतलब SAS का मतलब क्या है, यदि किसी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर होता है तो क्या SAS हमारी
समान समता होगी। और ए एस ए क्या, यदि किसी एक त्रिभुज के कोई दो कोण तथा उसके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण तथा उसके बीच की भुजा के बराबर हो तो ए एस ए होगा। आर एच एस का मतलब क्या, यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी एक कोई भी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज में क्या, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोई, यदि किसी एक कोई समकोण त्रिभुज लीजिए तथा दूसरा समकोण त्रिभुज ले, तो समकोण त्रिभुज उसके कर्ण तो आपस में बराबर ही होंगे और उसकी एक संगत भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत कर्ण तथा कोई एक संगत भुजा यदि आपस में बराबर है तो आरएचएस हमारी समान क्षमता होगी। बात क्लियर है? ये 4 कंडीशन होगी तभी संभव होगी। और इसमें पूछा गया प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है, यानी कि देखो एस ए एस होता है समान क्षमता की प्रतिबद्धता और एस एस ए नहीं होता, द्वितीय वाली पर्याप्त नहीं है, और ए एस ए भी होता है और एस एस होता है। अगला देखिएगा छठे के बाद 7वां, ये नहीं मैं हटा देता हूं यहां पर, पर्याप्त है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो त्रिभुजों के समांसम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त है। देखिएगा पहली आपके पास है ए एस, अगली है एस ए, अगली है आपके पास ए एस ए और अगली आपके पास है एस एस ए। आप बताइएगा इसमें से ऐसी कौन सी प्रतिबद्धता है जो सही है, इसमें से कौन सी है। ठीक है, समझ गए प्रश्न को क्या करना है। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भैया, शानदार प्रश्न है, नोट करिए भाई फटाफट। थोड़ा मैंने भले से ले लिया पर समझाने का मैंने प्रयास किया इसको। अगला देखिएगा, अगला आपसे कहता है देखिए, अगला 7वें के बाद 8वां आपसे कह रहा है पूर्ण संख्याओं में योग का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्समक अवयव है। ध्यान समझिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। तत्समक अवयव है, ऑप्शन है पहला 0, 1, 2 और 100। देखिएगा आपसे पूछ रहा है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है पूर्ण संख्याओं में, जब किसी पूर्ण संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे उस पूर्ण संख्या पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। तत्समक अवयव का मतलब क्या है, पूर्ण संख्याओं में हम एक ऐसी संख्या ऐड कर दें जिससे उस पूर्ण संख्या पर कोई इफेक्ट ही ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, जो संख्या हम ऐड करेंगे वह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे 5 हमारी पूर्ण संख्या है, वो कहा गया कि इसमें ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे इस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो यहां मान लेते हैं x जोड़, ऐसी संख्या x है तो जोड़ें जिससे इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या कहा, जब हम पूर्ण संख्याओं में एक ऐसी संख्या जोड़ देते जिससे इस पर कोई प्रभाव ना पड़े तो 5 + x बराबर 5 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 5 ऐसे रहेगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, x बराबर 0। देखिए मैं वैसे चाहता तो डायरेक्ट बता देता 0 होता, मैं बताता जब भी आपसे योग का तत्समक अवयव पूछे तो आप 0 टिक कर दीजिएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, पर ये हुआ कैसे वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगला 9th आपसे कह रहा है पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव। सेम वही कंडीशन, जब पूर्ण संख्याओं में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें, क्या पूर्ण संख्याओं में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लेते हैं कि 15 है, अब 15 में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें
जिससे इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब 15 ही प्राप्त हो। यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितना, 15/15। ये प्रश्न बदल गया, 9th है, ऑप्शन यही सेम है। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी कि x बराबर आपका कितना, 1 आया जाके। यानी कि यदि आपसे गुणा का तत्समक अवयव पूछेगा तो आप 1 बताएंगे, और योग का तत्समक अवयव पूछेगा तो आप 0 बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। प्रश्नों के उत्तर जो आपको देने हैं वो जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। देखिए भाई, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो हम प्रैक्टिस सेट आगे कैसे करा पाएंगे। भाई हमें भी तो पता चले कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो भैया आप जरूर कमेंट किया करें, मुझे बताया कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि ये क्लास आप ही लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आप ही लोग क्या निष्क्रिय रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो आप जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसके उत्तर दोस्तों जरूर देने का प्रयास किया करें। जो प्रश्न में आपको डाउट है वो प्रश्न भी दोस्तों जरूर पूछते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।